इस अद्भुत, एक तरह से ये डोंगला नगरी हो गई। ऊपर से ऐसा अच्छा लग रहा था, कहाँ हमारा वो पुराना छोटा सा 5 कमरा मकान का गांव और कहाँ ये आधुनिक समय की चकाचौंध से आच्छादित आनंद के साथ देखने का ऐसा मौका, जिसके लिए हमारे वर्षों से सबके मन में ये प्यास थी कि परमात्मा करे ये काल की नगरी, बाबा महाकाल की नगरी, उसकी जो महत्ता हजारों लाखों करोड़ों सालों से है, ये ऐसे ही नहीं है। तो ये सही में समय की नगरी बने, ये उस दिशा का प्रयास है। जोरदार अभिनंदन करो, मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान अभी जिनने अपना भाषण दिया, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, विज्ञान भारती, आपका मध्य सरकार की ओर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर ही विराजमान वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद रानडे जी, संचालक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत सरकार, वैज्ञानिक डॉक्टर प्रोफेसर घंटी मूर्ति, संचालक भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ भारत सरकार, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस मंच पर मौजूद हमारे प्रभारी मंत्री, मेरे साथ मंत्रिमंडल के साथी माननीय गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारे माननीय राजेश धाकड़ जी, माननीय बहादुर सिंह चौहान जी, श्रीमती कृष्णा सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर नगर पालिका के अध्यक्ष नानीबाई और पूरा मंच, और हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के एसीएस माननीय संजीव दुबे जी, साथ ही साथ इस अवसर पर यहाँ के साइंस टेक्नोलॉजी के डीजी अनिल कोठारी जी, संजय दुबे जी, और मैं मान के चलता हूँ कि हम जब रास्ते में बात करते आ रहे थे, बहादुर सिंह जी सहित पूरे मंच के लिए। वैसे तो आमतौर पर राजनीतिक कार्यक्रम अलग प्रकार के होते हैं और मंत्री, मुख्यमंत्री, उनकी अपनी सभा होगी, तो ये संख्या, भाषण, बाकी सारी बातें, उनका अपना महत्व है, वो अलग प्रकार से होती है। लेकिन सच में बदलते दौर में स्वर्णिम काल क्या होता है, ये हमको अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के एक एक काम के साथ याद आता है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। क्या उन्हें अपने योग की कल्पना को, योग के उस अद्वितीय धरोहर को दुनिया के साथ साझा करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के फोरम का देश की संस्कृति को लेकर के क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, दुनिया को हमारे भारत के प्राचीन ज्ञान विज्ञान से परिचित कराते हुए दुनिया के सुख के जो मार्ग है, दुनिया के अंदर हमारे ज्ञान विज्ञान की जो प्रतिष्ठा है, उसको पुनः परिभाषित करते हुए पुनः प्रतिष्ठित करने का जो अभियान चला रहे हैं, वो वाकई अद्भुत है। मैं आज जब सवेरे योग के माध्यम से जब उनके कार्यक्रम में जुड़ा था, वो विशाखापट्टनम से जुड़े हुए एक काम जिसके माध्यम से पूरा विश्व एक हो सकता है। और आज का दौर तो और खतरनाक है, कहाँ युद्ध के गोले चल रहे हैं, गोलियों से कोई एक दूसरे की जान ले, कैसे कैसे माहौल है, सालों से युद्ध चल रहा है रूस यूक्रेन के बीच में, गाजा पट्टी में इजराइल, और अब तो बदलते दौर में ईरान तरफ रोज हमारे समाचार इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटली या किसी प्रकार से प्रिंट मीडिया हो, हर एक जगह युद्ध के माहौल है। लेकिन हमारा देश ये युद्ध की बात नहीं करता है। ये युद्ध की नहीं, भारत की अगर देन दुनिया को है वो गौतम बुद्ध की है। हमें इस बात का गर्व है, अहिंसा की है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी उस प्राचीन परंपरा में। युद्ध तो मामूली बात, दुनिया में युद्धों से अलग प्रकार की मानव की अपनी जो कल्पनाएं होती है, उनके अपने इथिक्स होते हैं, एक दूसरे प्रकार से कहीं कब्जा करने का, कभी किसी प्रकार को दबाने का, ताकत का, शक्ति का, प्रकटीकरण का। लेकिन इस वसुधा के लिए पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है। ये बोलने की नहीं,
करके दिखाने के लिए जिस मार्ग से हमारे अपने देव ऋषियों ने, खास करके ऋषि परंपरा हजारों लाखों साल से, भारत के लोग केवल अपने शरीर विज्ञान की बात नहीं करते, केवल भौतिक सुविधा की बात नहीं करते, एक तरफ वो मोक्ष मार्ग के लिए आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की बात करते, और उसी के समानांतर हजारों साल से हमारे ऋषि मुनियों ने न केवल ध्यान लगाया गुफा में बैठ करके, बल्कि खगोल की ब्रह्मांड के रहस्यों को भी न केवल जाना समझा, बल्कि समाज जीवन में उतार करके घर घर तक सूर्य चंद्र के माध्यम से उनकी गति को, पृथ्वी की गति को, नवग्रहों की रचना को, और कोई कथा भागवत पूजा पुराण हो तो नवग्रह की पूजा, पंच महाभूत की पूजा, ये जो प्रकृति के साथ, परमात्मा के साथ तादात्म्य मिलाने का काम किया, वाकई वो अद्भुत है। और इसीलिए अब वो सारे चीज जिसके आधार पर भारत का पुराना विरासत का गौरवशाली समय फिर पुनर्स्थापित हो, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया, जैसे कहने के लिए योग के माध्यम से दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में आज योग हो रहा है। वो सारी मुस्लिम कंट्री, ईसाई कंट्री, कोई धर्म का व्यक्ति हो, कोई जाति का हो, कहाँ आसमान में कोई अंतरिक्ष में यात्री है तो वहां योग कर रहा है, कोई पानी में बड़े बड़े जहाज पे घूम रहा तो वहां योग कर रहा है, कोई अपने गांव मोहल्ले, किसी कस्बे, किसी शहर, बड़े से बड़ी जगह, छोटे छोटे स्थान पर एक साथ योग का यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे। 20,000 से ज्यादा स्थान पर तो अकेले मध्य प्रदेश ने योग करके दिखाया है। ये हमारा अपना मध्य प्रदेश का अपना कंट्रीब्यूशन है। पूरी दुनिया के अंदर 14 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आज योग करके हमारे उस प्राचीन विचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, जिसका शुरुआत 11 साल पहले यशस्वी प्रधानमंत्री ने की। और एक के साथ एक और महत्व की चीज कि आज 21 जून, आज अर्थात ये केवल योग के माध्यम से व्यक्ति से व्यक्ति जोड़ने का जो अभियान है, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब इससे समझ में आता है। लेकिन उससे आगे बढ़कर के हमारी प्रकृति के अंदर के ऐसे सभी रहस्य जिनको हम विज्ञान के साथ जोड़कर आज के समय में भी वो अपनी सारी कसौटी पे कसे जाने की, सारी परीक्षा देने को तैयार है। और वो अपने आप में संकेत देते हैं कि ये जो हमारी परमात्मा ने लीला रची है, ये जो प्रकृति बनाई है, इसका अपने आप में एक साइंस है। उस साइंस के आधार पर कई सारे विदेश के वैज्ञानिकों ने आधुनिक समय में 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी, लगभग 300 साल से केवल पश्चिमी ज्ञान को श्रेष्ठता देने का काम किया। काल के प्रवाह में हम थोड़े गुलाम थे तो हमारी बात को वो मजाक में लेते थे, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक करके वो सारी बातें सिद्ध होती जा रही, जिस आधार पर हमारी भारतीय संस्कृति की पताका एवरेस्ट से भी ऊंचे स्तर पे लहरा रही है। हमें इस बात का सौभाग्य, कोविड के समय नमस्कार का क्या महत्व होता है हमको बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया ने स्वीकार किया था, हमारे सबके सामने ये हमारा अपना इतिहास बना। दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री दुनिया भर में नमस्कार हाथ मिलाने से ज्यादा महत्व का होता है। इसको बताने की जरूरत नहीं, जान के लाले पड़े, अपने आप सबको समझ में आ गए कि हाँ ये क्या होता है। भारतीय किचन के अंदर खाना बनाते समय हल्दी, मिर्ची, जीरा, बाकी का रेसिपी बनाने में किसका जो संयोजन है, और इस आधार पर हमारी जो अंदर की नैसर्गिक प्रतिरोध क्षमता जो बनती है रोगाणुओं से, कीटाणुओं से लड़ने की, वो क्षमता से पूरा देश अगर कोविड के साथ महफूज रहा है तो हमारे आचार विचार के साथ जीवन पद्धति के आधार पर महफूज रहा है। वो दिन है कि आज का दिन है। लगातार एक के बाद एक सभी क्षेत्रों में भारत के माध्यम से मैं विज्ञान भारती को बधाई देना चाहता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे विज्ञान भारती के माननीय संगठन मंत्री, माननीय
के अध्यक्ष जी, और ये हमारे विरासत से विकास के मामले में कभी पहले भारत सरकार के साथ जोड़ करके कभी हम ये बात कहें कि हमारे पुराने ज्ञान को भी देख लो, प्राचीन विज्ञान को भी समझ लो, तो वो कहते थे नहीं क्या जरूरत है, इसकी कोई महत्ता नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। देखो धीरे धीरे करके वो सारी बातें पुनर्स्थापित होती जा रही। कल ही आपने समाचार पत्रों में देखा होगा या इलेक्ट्रॉनिक समाचारों में आया कि हमारा वस्तु विनिमय भी कितना महत्व रखता था। द्रव्य विनिमय किसी भी देश की करेंसी को काल के समय में ठीक है आपने जो समझ में कर लिया, लेकिन हमारी तो सोने चांदी के आधार पर ये जो हमारी अपनी आर्थिक तंत्र की जो आधार सीमा बनती थी, आज दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक इस बदलते दौर में अगर अपने खजाने को सुरक्षित रखना चाह रहे हैं तो हमको मालूम है निवेश सोने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, और वो सोने से कर रहे हैं, और हमारा ज्ञान सोने से बढ़कर है हमारे लिए और सौभाग्य की बात। इस ज्ञान को संभालने की जरूरत, इस विज्ञान को समझने की जरूरत, और हमारा विज्ञान किसी व्यक्ति के भले के लिए नहीं, ये समष्टि के, सृष्टि के, प्रकृति के भले के लिए। इसलिए हम इसको बांटने में विश्वास करते हैं, इसको छिपाने में विश्वास नहीं करते, इसको सरलता के साथ समाज के सामने लाने में विश्वास करते हैं। इसीलिए छोटे छोटे सिद्धांत, छोटी छोटी बातें आज हमने आकर के यहाँ सबने आंखों से देखा होगा कि सूर्य अपनी गति से चलता है, और गति कैसी होना चाहिए, उस गति को देखने के लिए आंख मिला के सूर्य को तो देख नहीं सकते, लेकिन वो प्राचीन काल से हमने पृथ्वी को एक अपने गोले के रूप में बना लिया, एक लकड़ी गाड़ दी जिसको शंकु यंत्र के नाते से बोल दें, और उसकी छाया से सूर्य की गति कैसे निकाल सकते हैं, ये अपने सामने उदाहरण है। कुल 3 लाइनें यहाँ पे इसी डोंगला, और तीनों लाइन में हमारे पूरे साल का समय का हिसाब आ गया। कितना आश्चर्य होता है, जब सबसे बड़ा दिन है तो सुबह सूर्योदय के साथ उस शंकु यंत्र रूपी जंगली में स्टिक में जो छाया बन रही है वो दिन भर मकर संक्रांति के समान, आज कर्क संक्रांति, साल में 2 बार संक्रांति होती है, उस संक्रांति के दिन भर छाया चलेगी, कोई छाया दाएं बाएं नहीं जा सकती। इससे आगे बढ़ो, जब दिन और रात बराबर रहे तो दिन भर उस पर छाया के ऊपर आप अंदाज लगा लो कि आज दिन और रात बराबर है। और जब सबसे बड़ी रात होगी, सबसे छोटा दिन होगा 22 दिसंबर को, तो यहाँ डोंगला के अंदर वो चीज दिखाई देगी। लेकिन ये और आनंद की बात, अगर सहज आंखों से देखोगे तो ये उज्जैन में भी दिखाई देगा और डोंगला में भी दिखाई देगा। दोनों में थोड़ा अंतर है, बहुत बारीक अंतर, लेकिन हमारे वैज्ञानिक ऋषि मुनियों ने छोटी छोटी बात को भी गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये जो पुराना 5000 साल पुराना वो महत्व का केंद्र था उज्जैन, लेकिन अब ये खसक के डोंगला आया, और ये जैसे एक मंदिर के अंदर घंटे के अंदर घंटा बजाते हुए वो जो उसका दोलन होता है, उस दोलन की गति से ये समय आगे पीछे जाता है। इसलिए वो प्रारंभ में वो था, लेकिन अब ये खसक के यहाँ आया, और अभी तो इस पॉइंट को खोजना है कि आगे कहाँ तक जाएगा, और ऐसा माना जाता है कि वापस ये उसी स्थान पर आएगा। और आने जाने की गति भी कितनी है, एक दोलन इधर से इधर जाने के लिए इसकी गति है 27,500 साल। आप अंदाज लगा लो, कभी जिंदा रहे तो मिलेंगे दूसरी बार में। 27,500 साल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का महत्व। और आपने भगवान कृष्ण के काल को स्मरण किया होगा, ये और महत्व का भी महत्व है कि ये भगवान कृष्ण जब उज्जैन में शिक्षा ग्रहण करने आए तो कई बार हम जाने अनजाने सांदीपनि आश्रम से लकड़ी लेने यहाँ नारायण आए। आप अंदाज लगाना, तो जीपीएस यंत्र आ गया, डोंगला और नारायण बिल्कुल एक सीध में है। तो ये जब पृथ्वी की सूर्य रेखा की बात करेंगे, कर्क रेखा की बात करेंगे, तो पृथ्वी के अनुपात में कोई डिस्टेंस ये दूर नहीं दिखती है, हमारे हिसाब से थोड़ी दूर दिखती है, लेकिन वो जो डोंगला का महत्व है वो ही नारायण का महत्व।
और भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ उज्जैन से चल करके वो यहाँ इस स्थान पर इसी पॉइंट को खोजने आए थे। आमतौर पे भगवान कृष्ण और बलराम ने कभी साथ नहीं छोड़ा, हमेशा वो साथ रहे। लेकिन ये भी रिसर्च करने के वैज्ञानिकों के खाते में डालता हूँ, एकमात्र जगह है जहां वो बलराम को मिला, वो अपने मित्र सुदामा के साथ आए। अब सुदामा के साथ आने का मतलब उनको जिनको रुचि सूर्य सिद्धांत को समझने की है वो ही यहाँ आएंगे। अब बलराम भगवान हमारे अपने हल्दर, उनकी अपनी पहलवानी की जो आदत है, उनकी रुचि होगी नहीं होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन कृष्ण भगवान ने आकर के सुदामा के साथ रात गुजार करके उस पॉइंट को खोजने का प्रयास किया, जिसके कारण से उज्जैन की महत्ता दुनिया में कालगणना की महत्ता पुनर्स्थापित होना चाहिए। इसलिए वो जो लकड़ियों से, क्योंकि ये कॉमन रूप से बात ध्यान में आई, इस स्थान को भी खोजा गया। तो उस समय तो आधुनिक यंत्र नहीं थे, उस समय कोई जीपीएस नहीं बना था, लेकिन उस समय भी लकड़ियों से खोज करके 10 गांवों के आसपास हर साल 21 जून और 22 दिसंबर का हजारों लोगों को लगा करके इस पॉइंट को खोजने का काम किया था। और ये कहानी भगवान कृष्ण से भी मिलती है। वहां भी लकड़ियों का एक ढेर लगा हुआ, उस लकड़ियों के आधार पर वो सूर्य की छाया से हो सकता है उन्होंने वो स्थान खोजा, वो एक ही सीध में। तो मान के चलते हैं आज ये उज्जैन से दूर नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण भी खगोल विज्ञान की दृष्टि से इस काल के सेंटर को खोजने आए थे। तो भगवान के कई रूप हम देखते हैं, माखन से जोड़ते हैं, कंस से मारने की घटना देखते हैं, उनके मुखारविंद से गीता की बात सुनते हैं, लेकिन भगवान का वैज्ञानिक स्वरूप भी हो सकता है। ये पुनर्स्थापित होने का एक तथ्य नए प्रकार से ध्यान में आता है, जो हमारी श्रद्धा और बढ़ाए। भगवान कृष्ण की जीवन की बहुत सारी लीलाएं, उनकी जो 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सभी पुराण, सभी उपनिषद, जो उनके अपनी विद्वत्ता की एक एक कहानी कहते हैं, उसमें ये पक्ष भी जुड़ के आता है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर हमारे द्वारा ऑब्जर्वेटरी बनाने का काम किया गया, और ये हमारे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर न्यास के आधार पर यहाँ क्षेत्र के लोगों के लिए स्कूल चलाने का प्रयास किया। मुझे इस बात का संतोष है, जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था तो वहां से उज्जैन के और यहाँ की दूरी के लिए हमने प्राधिकरण में संशोधन राज्य सरकार की मंजूरी से कि ये खगोल की दृष्टि से वैज्ञानिकों के ज्ञान का स्थल हो सकता है, उनकी जानकारी का स्थल हो सकता है, लेकिन क्षेत्र के लोग तो स्कूल से आनंद लेंगे, इसलिए स्कूल बनाने का प्रयास किया था। तो ये स्कूल की दृष्टि से भी और उन्नति कैसे हासिल करें, लेकिन मूल इसका जो महत्व है, ये महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। इसलिए भारत सरकार के अधिकारीगण भी बैठे, मध्य प्रदेश सरकार के भी एसीएस और बाकी लोग बैठे। अब आप लोगों के हाथ में इस स्थान का अंतर्राष्ट्रीयकरण करते हुए दुनिया के अंदर ये सर्वश्रेष्ठ केंद्र बने, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। ये विषय जन जन तक पहुंचाते आवश्यकता पड़े, इस विषय को यहाँ चर्चा करें। आजकल तो आधुनिक संसाधन के बलबूते पर यहाँ से खगोलीय जानकारी के लिए हमने अपनी ऑब्जर्वेटरी में टेलीस्कोप लगाया, उस टेलीस्कोप का भी आधुनिक नया यंत्र लगाया, लेकिन इसके आधार पर दुनिया के लोग यहाँ आके रिसर्च करें। अब यहाँ के बाद अगर लगता है कि इंग्लैंड में जाकर भी चर्चा करना हो, दुनिया के किसी देश में भी इस विषय को आगे बढ़ाना है, मध्य प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस सब दिशा में काम करने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से हमको ये संकल्प करना चाहिए, जैसा कि हमारी सरकार के बनने के बाद हमने पुराने उस जंतर मंतर के स्थान को समय गणना की दृष्टि से वैदिक घड़ी को बनाकर लोकार्पित माननीय प्रधानमंत्री से कराया था। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी की मदद लेकर के इस स्थान को भी दुनिया में स्थापित कराने का प्रयास करेंगे। इसी भावना के साथ मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के लिए सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। हर शब्द में एक शास्त्र था, हर वाक्य में कुछ मंत्र था, आपका साथ होना कुछ पर ये जन्मों का सत्य था। ऐसे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने आपने सुना उनको। तो चलिए अब मैं
आभार प्रदर्शन के लिए श्री राजेंद्र जी भाकर साहब, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उज्जैन को आमंत्रित कर रहा हूँ। एक बार जोरदार नारे के साथ भारत माता की। आज निश्चित तौर पर खगोल विज्ञान और भारतीय ज्ञान परंपरा की राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित हम सब के डोंगला की जिलों में एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में जब विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हुए तो आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी बताया कि छोटे से गांव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदरणीय मोहन यादव जी का स्वागत अभिनंदन करें। जो उस काल में हुआ था, यहाँ के बाद ऑब्जर्वेटरी बनारस, दिल्ली, जयपुर सब बनी थी अपने आप में। और ऐसे कई कारण से ये जो नगरियों के अंदर की जो विशेषता है, उन विशेषता की महत्ता देखे तो इस पे भी लगता है कोई न कोई कारण है। जैसे बाबा महाकाल की नगरी, काल की नगरी, वाकई समय की नगरी, हमारे लिए आदरणीय, हम पूजा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, ज्योतिर्लिंग में से एक मानते हैं, लेकिन उसके पीछे जो साइंस जो छिपा हुआ है, वास्तव में वो हमारी महत्ता इसी बात की कि जब हम काल की नगरी में, महाकाल की नगरी में जब इस बात की बात समय के साथ देख रहे हैं, तो ये हमारी श्रद्धा का केंद्र तो है ही, लेकिन साइंस का स्थान भी है। और ये जो काल गणना के लिए कोई तो कारण होगा कि यहाँ उज्जैन और उज्जैन के आसपास में ये जो मुहूर्त निकालना, उस मुहूर्त में संकल्प करना, उस संकल्प की सिद्धि मिलती है, ये भी सब महत्व की चीज है। कभी कभी इसको भी अपन तालमेल से दिखाओ तो क्या कारण है कि विक्रमादित्य उज्जैन से आकर के दुनिया भर में इतने अपनी कीर्ति प्रसिद्धि फैलाते हैं? क्या कारण है कि महाकवि कालिदास जैसा कोई ऐसा महापुरुष साहित्य सृजन ऐसा अद्भुत करता है कि शेक्सपियर से लगा के दुनिया के विद्वान उनके लिए नतमस्तक होते हैं। आर्यभट्ट की बात आपने कही है, कोई तो कारण है। और वो अतीत के राजा भोज से लेकर बाकी शासन की सत्ता चलाने वाले लोग तो दिखाई देते हैं, लेकिन अभी ताजा ताजा उदाहरण दिखाई देता है। आजकल तो एआई का जमाना है, हम सब चेक कर सकते हैं। मैं अभी पानीपत के तीसरे युद्ध को पढ़ रहा था, और पानीपत के तीसरे युद्ध में जो जाने अनजाने एक पराजय का इतिहास बताया गया है, लेकिन पानीपत के युद्ध से ही जुड़े हुए एक और महापुरुष उसमें दिखाई देते, जो पानीपत के युद्ध में भारी घायल हुए। और उस युद्ध में वो पहले सारी, वास्तव में बात तो यही थी कि जब यहाँ बाजीराव जी ने दिल्ली तक अपनी यात्रा, विजय यात्रा प्रारंभ की, तो उस समय घुड़सवार दस्ते से और इसी प्रकार की व्यवस्था से युद्ध जीते थे। लेकिन जो भी कुछ कारण हुआ होगा, बहुत उसके अंदर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उसकी महत्व की बात यह कि जो 61 में युद्ध हुआ और उसके 10 साल के अंदर उज्जैन में महाजी अपनी राजधानी बनाते हुए वापस दिल्ली में अपना झंडा लहरा देते हैं, ये तो कारण बड़ा हो सकता है ना कि एक अपना उज्जैन के राजा जाकर के वापस, तो ये जो महत्ता किसी किसी स्थान की रहती है, समय की रहती है, ये कोई ना कोई तो उसका अपना संबंध जोड़ता ही जोड़ता है। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर उन सारी मिथ की बातों के बारे में हम उस ढंग से नहीं समझते हुए आज की दृष्टि से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम तो अभी अभी की बात देखो, इजराइल को हम देख रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, रशिया के अंदर युद्ध भी देख रहे हैं, लेकिन ये रशिया और यूक्रेन के साथ होने वाले युद्ध में रशिया को भी कितना नुकसान हो रहा है। इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी, आयरन डोम वगैरह वो भी अपन देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ में भी क्या हो रहा हमने देखा है। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं कि भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो उनकी टेक्नोलॉजी लाइन, अपना कौन सा दिमाग लग गया, तो भारत तो मर्जिया जो करता है, पाकिस्तान परेशान हो गया। तो ये भी तो अपने सामने उदाहरण बना, ये भी कम बड़ी बात नहीं। हमारे फटाके तो ऐसे जाके फूट रहे, उसके एयरबेस को मिसाइलें खत्म कर रही है, और उनके ऐसे फूटे दिवाली के फटाके फूट रहे, पता ही नहीं चल। जहां मैं अभी जामनगर देख के आया, वास्तव में जामनगर तो बिल्कुल पाकिस्तान के लगी हुई वो रिलायंस की बड़ी रिफाइनरी है, और उस रिफाइनरी जैसी एकदम से बहुत सरल टारगेट वाली स्थिति। लेकिन भगवान की दया से, आप सब वैज्ञानिकों के परिणाम से, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भौतिक रूप से भी भारत को बहुत आगे बढ़ाया, लेकिन सुरक्षा में भी कोई चूक नहीं होना चाहिए। तो समान रूप से बढ़ाने का परिणाम क्या आता है? आज भारत डंके की चोट सीना ठोक करके, तो अब हम नहीं कह रहे हैं, परसों ही ट्रंप ने भी मान लिया कि हमने तो फालतू जो भी बोला, लेकिन वास्तव में
जो कुछ करने कराने वाले लोग, एक तो उनको बुला करके वो अपनी, अब ये तो अलग बात है, वो मैं अंदर चला जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सहित पूरी सरकार को डूब मरना चाहिए। उनको राष्ट्रपति से बात करने के लिए वो सेना अध्यक्ष ही मिला, राष्ट्रपति उनको किसी को तवज्जो नहीं दे रहा। एक उनका लोकतंत्र और एक हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित है। जब कल उड़ीसा में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा कार्यक्रम उड़ीसा का बना था, तो पाकिस्तान के अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा अभी समय नहीं, आगे बात करेंगे। ये लोकतंत्र गौरवान्वित करने वाला क्षण कल ही एक्सेप्ट करा। तो ये जो हमारे वैज्ञानिकों की रिसर्च और बाकी व्यवस्था के बलबूते पर आज के दौर में बदलते समय पे हमारे प्राचीन विरासत के ऐसे सारे ज्ञान को और आगे बढ़ाते हुए उन संस्कृत की पुस्तकों के अंदर माननीय अशोक जी भाई साहब कहते ही हैं और रिसर्च करने की जरूरत है। उस प्राचीन ज्ञान को आज के संदर्भ में जोड़ करके, वो खाली मिथ की बातें नहीं, वास्तव में उसमें यथार्थ है। और ऐसे में जो दिखाई देता है, अब ये तो कोई विषय किसी भी व्यक्ति को लाके दिखा दो कि शंकु यंत्र में छाया बढ़ रही है, तो छाया दिन भर इसी लाइन पे क्यों चल रही है? ये तो कोई फिजिक्स पढ़ा हो, गणित पढ़ा हो, न पढ़ा हो, कोई ऐसा भी आदमी हो तो आंखों से देख ही रहा है इसमें। और इसके बाद उधर की शंकु यंत्र की छाया उधर से इधर क्यों नहीं आती? सूर्य पे तो हमारा बस नहीं चलता है, लेकिन सूर्य को इससे बंधा हुआ है, वो सूर्य उससे बाहर नहीं जा सकता है। तो ये वाकई दुनिया की निगाह में जादू नहीं हो सकते, वास्तव में विज्ञान है। ये घूर्णन गति का तो सिद्धांत है, उसी गति से तो सब अपने सामने निकल के आ रहा है। जैसे कई मामलों में हम सब देख ही रहे हैं। आज के संदर्भ में ऐसी ही गोष्ठियां बनाने की जरूरत है जिनके आधार पर हमारे अपने इस प्राचीन विरासत के ज्ञान को भी संदर्भ के साथ जोड़ करके नए समय के हिसाब से परिभाषित करने की आवश्यकता है। और सारी बातों के साथ, क्योंकि अब मैं सारी बातें कितनी भी कर दूं, मेरी अपनी राजनीतिक सीमा भी रहती है, क्योंकि राजनेता जो बोलता तो उसके बारे में जनता अलग प्रकार से लेती है, लेकिन विद्वान बोलते तो उसकी महत्ता अलग प्रकार से होती है। हमारा काम तो आपकी सारी व्यवस्था प्रबंधन करने का है। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इसी तरह से हमारी व्यवस्था बनेगी विज्ञान भारती के साथ मिलकर के, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के सारे प्रबंधनों के साथ हम सब मिलकर के निश्चित रूप से ऐसे सारे महत्व के विषयों को जनता के सामने लाएंगे जिसमें मूल दर्शन हमारा छिपा हुआ है। कितनी श्रद्धा के साथ हमारे पूर्वजों पर हमारी आस्था बढ़ जाती है जब उनके एक एक बताए हुए सारे कामों के साथ जब हम ये बात बताते हैं कि समय गणना के लिए हजारों लाखों साल पहले पंचांग की रचना के माध्यम से ग्रह नक्षत्र भी ऐसे बताते जैसे घर का हिसाब बता रहा है। यह केवल अपने उस प्राचीन पद्धति का ही तो परिणाम, कोई दुनिया का आदमी नहीं बता सकता है। ये 12 साल में कुंभ कब पड़ेगा, ये अपने लिए कौन सी ग्रह नक्षत्रों की राशि पलटेगी, उसका हिसाब लगाने के लिए ये कितनी सरलता से देखते हैं। और अभी तो ये भी बात कहने की जरूरत है, वो स्नान करने के लिए पूरा महीने के लिए आते भले ही है, लेकिन वो जो महत्व स्नान का है, उस स्नान के महत्व में कोई पूजा पाठ करने किसी कुंभ में, किसी सिंहस्थ में कोई नहीं आता है। अब ये बात छोटी सी भी है, लेकिन महत्व की भी तो है। आधुनिक साइंस की दृष्टि से देखो कि वो जल की डुबकी लगा के जो आनंद मिल रहा है, उस जल की डुबकी में क्यों आनंद मिल रहा है। तो एक एंगल इसका ये भी आता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमको सबको भी बिना नहाए क्यों आनंद नहीं आता। जो जल के साथ हमारा संबंध है वो ऐसा भी हो सकता है कि जल से सब पूरी चराचर जगत में जीव जगत की उत्पत्ति जल से हुई। इसलिए वो मूल रूप से अगर ये हम अपना उस अतीत के काल से संबंध जोड़े तो हमारे एक तरह से वो उस प्रारब्ध के साथ जो जुड़ा हुआ पक्ष है, उस पक्ष के साथ जो जल का संबंध है, इसलिए वो हमको सदैव आकर्षित करते हैं। इसलिए कितने थका हुआ आदमी हो, कैसा भी हो, वास्तव में जल से हमारे उत्पत्ति का जो संबंध है, माँ बाप के साथ देने का जो सुख है, वो जल के साथ जुड़ता है। एक तरह से जैसे माँ बाप के पास बच्चा जो आनंद में डूब जाता है, ऐसे जल के साथ हमारी स्फूर्ति आ जाती है। ये परमात्मा की कृपा है। तो ये जो 12 साल में भी एक बार जो जल के साथ जाकर स्नान की जो उस ग्रह नक्षत्र गणित की रचना में जोड़ा गया होगा, जैसे माननीय शिव प्रकाश जी भाई साहब ने सही कहा है कि दोलन की गति जो 27,500 साल मानी गई, तो 27 नक्षत्र से तो जोड़ी होगी, क्योंकि अपने यहाँ तो एक एक चीज इसी प्रकार से कही गई कि अगर हमारे ऋषि मुनियों को भी हमने डिग्री दी है, जैसे स्नातक और स्नातकोत्तर की जो अपन डिग्री यूजी पीजी की बात करते हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों की भी तो डिग्री है 108 और 1008। अब 1008 वो 108 मतलब 27 नक्षत्र एक साल में 4 बार आते हैं,
तो चारों जोड़ो तो 108 हो जाते हैं। तो कोई भी ऋषि मुनि अपने आगे 107 नहीं लगाता, 109 नहीं लगाता, 108 ही लगाता। तो उनकी भी तो डिग्री वो हिसाब लगा के ही दे। अब जो नहीं समझे वो मत समझो, लेकिन जो समझ रहा है वो तो समझ रहा है। और 1008 मतलब 1 साल से ज्यादा जो तप करता है उसकी 1008 की डिग्री। अब जो हर एक चीज को कहीं ना कहीं जोड़ करके तो खड़ा किया। मैं मान के चलता हूं आज सारे विद्वानों की इस गोष्ठी में और आपके बैठने से नवनीत निकलेगा, अमृत निकलेगा। विचारों के इस प्रवाह में सरकारों के माध्यम से आज का समय और अनुकूल है। विरासत से विकास की ओर माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, निश्चित रूप से वो पूरा होगा। और ये कई सालों का ऐसा हमारा अपना समय, खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारे इन सारी व्यवस्थाओं को समझने के लिए जो सीधे सीधे समझ में आता है, ऐसे विज्ञान को बढ़ाने के लिए तो आप सबका साथ निश्चित रूप से चाहिए। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बाहर से पधारे सभी विद्वानों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। राष्ट्रीय स्तर पर जब सभी प्रदेशों के मध्य प्रदेश सभी प्रदेशों की परिषदों की जब समीक्षा होती है कार्यक्रमों की, तो उसमें मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद अग्रणी संस्थाओं में गिना जाता है। ये सब आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग के कारण हो रहा है सर। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर मनोज राठौर से कि वो कृपया धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। राष्ट्रीय कार्यशाला खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला और हमें यहाँ पर मार्गदर्शन दिया, हमें उद्बोधन दिया, जिनकी प्रेरणा से लगातार हम विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग तथा परिषद अन्य भारतीय संस्थानों के साथ में आगे प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का माननीय जी के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मंचासीन प्रभारी मंत्री श्री गौतम टेटवाल जी, माननीय सांसद जी श्री अनिल फरोजिया जी, माननीय मंचासीन अतिथिगण, वैज्ञानिकगण, शोधार्थी, प्रेस मीडिया, आचार्य वरामीर न्यास, जिला प्रशासन, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। धन्यवाद।